बसे हुए गांवों के परे। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसका विषय 8 किसान, जमींदार और राज्य। इसका भाग है जंगल और कबीले। 16वीं और 17वीं शताब्दी में हमारे देश में या भारतीय उपमहाद्वीप में जंगल और कबीलों की क्या स्थिति थी? जंगल में जो जातियां निवास करती थीं उनका एक समूह होता था, उस समूह को कबीले के रूप में संबोधित किया गया है। जंगल में जो जनजातियां निवास करती थी और उन जनजातियों का क्या होता था, एक कबीला हुआ करता था। जंगल की जो जनजातियां होती थी उनका क्या होता था, एक कबीला होता था, मतलब समूह होता था, उसका एक मुखिया होता था। तो उस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता था, कबीला कहा जाता था। उस पूरे ग्रुप को कबीले के नाम रूप में संबोधित किया जाता था। तो यहाँ हम देखेंगे बसे हुए गांवों के परे, जो गांव होते थे उनके परे, यानी गांव से हटकर। बसे हुए गांव के परे का मतलब हुआ गांव से भी अलग, क्योंकि कबीले तो गांव होते नहीं थे, जंगल में निवास करते थे। तो बसे हुए गांवों के परे। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। जो बसे हुए लोग थे उनकी खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। मतलब केवल हम ये नहीं कह सकते कि गांव के लोग केवल या ग्रामीण लोग केवल खेती से ही अपना जीवन यापन करते थे। खेती के अतिरिक्त भी उनके पास कुछ ऐसे साधन थे जिनसे उनका जीवन चल सकता था। उत्तर और पश्चिमी भारत ये खेती के लिए उपयुक्त जगह है। उत्तर भारत और पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेश, यहाँ कौन से प्रदेश हैं? उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में गहरी खेती वाले प्रदेश हैं। चूंकि अगर ये भारत है तो भारत का ये उत्तरी इलाका हो गया, ये पश्चिमी इलाका हो गया। तो यहाँ कैसी खेती होती है? गहरी खेती होती है। और इसका मुख्य कारण है पर्वत से, हिमालय से निकलने वाली नदियों ने जो मैदान बना दिए हैं, इनको उपजाऊ मैदान कहते हैं। और इन उपजाऊ मैदानों के कारण उत्तर और पश्चिम भारत के इलाके में गहरी खेती होती है। गहरी खेती का मतलब गहन खेती। गहन खेती से आशय होता है वर्ष में सर्वाधिक फसलें ली जाएं एक जमीन से, तो उसको क्या कहते हैं? गहरी खेती कहते हैं। तो उत्तर और पश्चिमी भारत के गहरी खेती के इलाकों को छोड़ दिया जाए अगर, तो क्या था? जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों। केवल उत्तर और पश्चिम भारत की गहरी खेती के इलाकों को अलग कर दो तो ज़्यादातर भारत में कैसे थे? झाड़ियों या जंगलों से युक्त इलाके हुआ करते थे। जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र, जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिण भारत का पश्चिमी तट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। यानी हम आपको दो क्षेत्र छोड़ दिए हमने, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्र जहां पर गहन खेती होती थी, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो भारत में, भारत के विशाल भूभाग पर जंगल ही जंगल और झाड़ियां ही झाड़ियां थी। और इन झाड़ियों के क्षेत्र कौन से थे? हमने आपको अभी इंगित किया है, झारखंड। झारखंड यानी जो झाड़ और झाड़ों से युक्त एक टुकड़ा था भारत का, इसलिए इसका नाम पड़ा झारखंड। झारखंड में क्या है? जंगली वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल है। इसके साथ साथ क्या आता है? पूरे पूर्वी भारत यानी कि भारत का ईस्टर्न जो इलाका आ जाता है, इसमें ये कहते हैं, यहाँ पर यह है असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, ये सब भारत के पूर्वी इलाके में आते हैं। तो पूर्वी इलाके जो हैं भारत के, इसके साथ साथ मध्य भारत में भी जंगल पाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र जिसमें नेपाल और इसके सीमावर्ती इलाके यानी बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं जो नेपाल के, वो भी जंगली क्षेत्रों में आ जाते हैं भारत के। यहाँ पर खेती के अतिरिक्त ही कुछ और उपाय होगा तभी हमारा जीवन चल सकता है। यहाँ खेती नहीं हो पाती है, होती है तो विभिन्न तरीकों के माध्यम से, जैसे कि झूमिंग कृषि वगैरह इत्यादि वहाँ होती है। इसके साथ साथ दक्षिणी भारत का पश्चिमी तट, भारत दक्षिण लेकिन उसका पश्चिम तट,
जैसे कि ये दक्षिण भारत यहाँ आ जाती है और दक्षिण भारत का ये पूर्वी तट है तो ये पश्चिमी तट है। ये दक्षिण भारत नीचे का हिस्सा है, यहाँ इस दक्षिण भारत में ये पूर्वी तट है तो ये पश्चिमी तट है। तो दक्षिण भारत का पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट हम कह सकते हैं इसको, और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। यहाँ क्या फैला हुआ था? जंगल और झाड़ियाँ फैली हुई थी। यानी हमारा बताने का ये आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये शीर्षक है बसे हुए गाँव के परे, यानी गाँव के अतिरिक्त। तो उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के गहन खेती के इलाकों को या क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो झारखंड, पूर्वी भारत, इसके साथ साथ उत्तरी भारत के से नेपाल की सीमावर्ती जो इलाके थे उनको ले लो, दक्षिणी भारत को ले लो, दक्षिण भारत का पश्चिमी तट ले लो, और साथ ही साथ हम इसके सीमावर्ती और तराई के मतलब इसके सीमावर्ती इलाकों को ले लेते, दक्कन के पठार को ले लेते हैं। तो यहाँ क्या है? केवल जंगल ही जंगल पाए जाते। अगर हम एक अनुमान लगाकर कहें तो भारत के कम से कम 40% भूभाग पर जंगल ही जंगल थे, जंगल और झाड़ियाँ थी। चूँकि उस समय इस प्रकार का अनुमान लगाना संभव नहीं था, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी जिससे कि हम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे हम आज किसी ऊपर से किसी सैटेलाइट के माध्यम से कोई तस्वीर लेकर के दिखा सके कि कितने क्षेत्र में जंगल था। तो एक अनुमान लगाया और इसके सबसे प्रमुख स्रोतों में से, इस काल के स्रोतों में से सबसे अच्छा स्रोत माना गया है आइन। आइन को ही इसका स्रोत माना गया है। यस, आइन ये शॉर्ट यानी कि इसका संक्षिप्त रूप है आइन ए अकबरी, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। लेकिन उस समय के समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाज लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब 40% था, यानी जंगलों का क्षेत्र उस समय भारत में 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती थी। उस समय की जो रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, इतिहासकारों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई जो हमको प्राप्त हुई हैं, वो ये बताती हैं उस समय की रचनाएं, मतलब जो इन इलाकों में रहते थे, जंगली और झाड़ियों वाले इलाकों में रहते थे, उनको जंगली शब्द कह के संबोधित किया गया है। और जंगली शब्द का आशय होता है कि वो जातियां जो पूरी तरह से जंगली उत्पादों पर निर्भर थी, खेती से उनका कोई लेना देना नहीं था। जंगली उत्पाद, जंगली उत्पादों में जैसे शहद है, शहद से निकलने वाला मोम है, और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, फल इत्यादि जंगली उत्पादों में आते, इन्हीं पर इनका जीवन चलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जंगली का मतलब ये नहीं है कि सभ्यता से विहीन या असभ्य लोग। लेकिन आज वर्तमान में हम इस शब्द का इस्तेमाल इसी के लिए करते हैं, जंगली हम उन्हीं के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में जो असभ्य होते हैं। लेकिन उस समय इसका ये आशय नहीं था। सभ्यता से युक्त या सभ्यता से रहित व्यक्तियों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों से। जंगली लोग किन्हें कहते थे उन दिनों? जिनका गुजारा किससे होता था? जंगल के उत्पादों से, जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से उनका गुजारा होता था, खेती नहीं करते थे वो। उसमें क्या क्या था? शिकार, जंगली उत्पाद हो गए। शिकार, जंगल में जाकर के किसी जानवर का शिकार करते थे और उसके विभिन्न अंगों को बेचते थे, जैसे उसकी छाल, उसके बाल, उसकी हड्डियां, उसके नाखून, उसके दांत इत्यादि बेच करके वो लोग अपना गुजारा करते थे। स्थानांतरीय कृषि, स्थानांतरीय कृषि से झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। मतलब इन लोगों का क्या होता था, जो जनजातियां होती थी, ये पर्वत हुआ करते थे, ये पर्वत होते थे, और इन पर्वतों पर जो हिस्से इस प्रकार से होते थे, तो इन हिस्सों में क्या होता था, जैसे ये हिस्सा आ जाता है तो यहाँ एक सीढ़ी नुमा खेती हो जाती थी, इसके बाद यहाँ इस हिस्से पर हो सकती थी, फिर यहाँ इस हिस्से पर, तो इस प्रकार से इस खेती करते थे। और ये जब तक खेती करते थे
जब तक कि यहाँ उर्वरता बनी रहती थी। अगली वर्ष बारिश होगी, कुछ पहाड़ का मलबा यहाँ आ जाएगा और यहाँ की जगह ये यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पर खेती होने लगेगी, अब वो हट जाती है, क्योंकि पहाड़ों पर ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी प्रकार इस खेती को झूमिंग कृषि या स्थानांतरीय कृषि कहा जाता है, क्योंकि ये बदलती रहती है, इसलिए इसको स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। पर्वत पर जीना या सीढ़ियों नुमा ऐसे खेत बना लिए जाते हैं, अस्थायी होते हैं, जे हर वर्ष मिटते और बनते रहते हैं इनके आकार, इसलिए इन्हें झूमिंग कृषि कहते। तो वो लोग या तो झूमिंग कृषि या स्थानांतरीय कृषि पर निर्भर थे या शिकार पर निर्भर थे। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे और जो भी वो काम करते थे जंगलों में रह करके, ये मौसम के मुताबिक करते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे। जो भील जाति के आदिवासी थे जो जंगलों में निवास करते थे, इनके कबीले बसंत के मौसम में जंगली उत्पादों को इकट्ठा करते थे। इनमें क्या क्या होते थे? जंगली उत्पाद जैसे शहद है, बसंत के मौसम में अच्छी से आती है, उसके मोम है इत्यादि। इसके बाद गर्मियों में वो क्या करते थे? मछली पकड़ी जाती थी। गर्मियों में नदियों में जा कर के, तालाबों में जा कर के वो मछली पकड़ते थे और बेच देते थे। और मानसून के महीने में खेती की जाती थी, क्योंकि उस समय सिंचाई के साधन तो थे नहीं, तो मानसून का जो महीना होता था उस महीने में वो जा कर के खेती करते थे। कौन सी खेती? स्थानांतरीय कृषि। और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया करते थे। ये भी लोगों का काम था, बसंत में जंगली उत्पाद इकट्ठे करने और इसके बाद गर्मियों में मछलियां पकड़ते थे, मानसून में खेती करते थे और शरद ऋतु में या जाड़ों में शिकार किया करते थे। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। गतिशीलता का मतलब धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता रहा और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था, यानी गतिशीलता की उस पर करता था और ये एक बुनियाद पर खड़ा हुआ था और ये बुनियाद को मजबूत भी करता था, गतिशीलता की बुनियाद को। जगह दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों का एक खासियत थी। यानी कबीले जो थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इनका कोई स्थायी स्थान नहीं था और इस प्रकार से वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इन जंगली कबीलों की यही खासियत थी कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इनकी एक स्थायी जगह नहीं थी, क्योंकि इनकी कृषि भी स्थानांतरीय कृषि थी। इनके कार्य भी वही थे, जैसे जंगली उत्पादों को इकट्ठा करना, जंगलों में जाकर शिकार करना, मौसम के अनुसार कृषि करना या फिर गर्मी की ऋतु में जाकर के मछलियां पकड़ना। तो ये सब सारी चीज़ें एक जगह संभव नहीं थी और कृषि इनकी थी स्थानांतरीय या झूमिंग कृषि, इसके स्थान बदलते रहते थे। तो इनका मुख्य कार्य था एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत और थी। जहां तक राज्य का सवाल है, इसके लिए जंगल उलटफेर वाले इलाका था। चूंकि बाबर ने उस समय इनको देखा तो वो कहता है कि ये जंगलों का जो इलाका है ये उलटफेर वाला इलाका है, कभी इधर कभी उधर, इनके निश्चित कुछ नहीं होते थे, ये घूमते तो रहते ही थे, तो ये उलटफेर वाला इलाका कहा गया है। साथ में बाबर ने इनके बारे में कहा है बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। जंगल क्या था? बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था, लुटेरों को शरण देने वाला अड्डा था। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। यानी बाबर क्या कहता है, जंगल के बारे में बाबर से अगर बात की गई तो वो कहता है जंगल में जो लोग रहा करते थे वो लोगों का रक्षा कवच थे। जैसे परगना उस समय की शासन की एक इकाई थी। जैसे आज तहसील होता है, जिला होता है, ऐसे ही उस समय एक शासन की इकाई के रूप में परगना होता था। और परगना के लोग यदि विद्रोह करना चाहें तो विद्रोह करने के पश्चात वो जंगलों में छिप जाते थे और जंगल उनके लिए रक्षा कवच का काम करते थे। राज्य के सैनिक उनको ढूंढ नहीं पाते थे। तो इस प्रकार लोग क्या करते थे, परगना के लोग राज्य को कर देने से मुकर जाते थे, कर नहीं देते थे। और जब उनको कर नहीं देते थे, जब राज्य के सैनिक उनको प्रताड़ित करते थे तो वो जाकर के जंगलों में छिप जाते थे, वो उनके लिए रक्षा कवच का कार्य करते थे। अब आता है 4.2
जंगलों में घुसपैठ 4.2 जंगलों में घुसपैठ। जंगलों में घुसपैठ का मतलब है इन कबीलों के अतिरिक्त जंगलों में और कौन कौन आता था। क्योंकि कबीले जो थे वो जैसे भील थे या अन्य समूह बना करके जंगलों में जो लोग रहते थे इनको कबीला कहा जाता था, इनका एक मुखिया हुआ करता था। इसके अतिरिक्त जंगलों में और कौन कौन जाते थे, कौन कौन शरण पाते थे, वो क्या क्या कार्य करते थे, इसी को यहाँ पर इतिहासकारों ने जंगलों में घुसपैठ शीर्षक से संबोधित किया है। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थीं। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। और क्या करते, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। यानी जंगली जो कबीले होते थे, राज्य उन पर दबाव बनाता था। जैसे कि उस समय मुगलों का राज था तो मुगल सेना या मुगल राजकार उन पर दबाव बनाते थे। क्योंकि सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी तो वो उन पर ऐसा दबाव बनाते थे जिससे वो पेशकश के रूप में, पेशकश का मतलब है उपहार, राज्य को, जो भी राज्य की सीमा में निवास करते थे उनको राज्य को कुछ ना कुछ कर के रूप में देना पड़ता था या फिर उपहार के रूप में। तो जंगली लोग उनको क्या देते थे, उपहार स्वरूप हाथी देते थे जो उनकी सेना की जरूरतों को पूरा करते थे। इसी को पेशकश कहा जाता है। यहां पर मुगलों की बात की जाए, मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों से सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था। यानी मुगल जो राज्य के नुमाइंदे होते थे, इसके जो अधिकारी होते थे, इस विचारधारा, उनकी एक अलग विचारधारा थी मुगलों की। और इनका मानना था कि गरीब और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार इनका एक लक्षण था। यानी गहरा उद्देश्य था राज्य का कि हम अमीरों से और गरीबों से समान रूप से जुड़ जाएं। ये किसका था, मुगल विचारधारा का एक अंश था, हिस्सा था। शिकार अभियान, उस समय शिकार के अभियान चलते थे। मुगल सम्राट जो होता था वो शिकार पर जाता था। शिकार पर जाने का मतलब ये नहीं होता था कि वो शिकार पे जाकर के किसी जानवर को मार के लाएं और उसके मारने के बाद उसके मांस का भक्षण करें या उससे अपने आवश्यकता की पूर्ति करें, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं होता था। शिकार पर जाने का मतलब होता था कि वो जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, क्षेत्रों में भी जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। तो अमीर गरीब सभी से मिलने का उनका एक मकसद होता था शिकार पर जाना। जब शिकार पर जाते थे तो सभी लोगों से उनकी मुलाकात हो जाती थी, मेल मिलाप हो जाता था। शिकार अभियान, दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। मैंने मुगल सम्राट जब निकलता था शिकार अभियान के लिए तो इसका एक ही उद्देश्य होता था कि विभिन्न लोगों से मुलाकात की जाए, उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं के निराकरण करना। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता है। जब भी हम मुगल काल की बात करते हैं और दरबारी कलाकारों के उनके चित्र देखते हैं जो दरबारों में चित्रकारी किया करते थे या राजा के दरबार में जो चित्रकार हुआ करते थे, तो उन चित्रकारों के चित्रों को देखने से पता चलता ज़्यादातर उन्होंने दीवारों पर शिकार करते हुए सम्राटों के या शिकार करते हुए सुल्तानों के, बादशाहों के चित्र बनाए हैं। इसका मतलब बादशाह शिकार के शौकीन रहा करते होंगे। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। और वो ऐसा चित्र भी डालते थे, शिकार का तो साथ डालते थे, शिकार के साथ साथ एक ऐसा चित्र भी डालते थे जो मुगल बादशाह की एक सद्भावना का प्रतीक हुआ करता था। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, इस प्रकार से लोगों की मदद करते हुए दिखाई देना, इस प्रकार के चित्र डाल दिए जाते थे। यहां एक स्रोत आता है, स्रोत 3 है। इस स्रोत को हम थोड़ी देर के बाद लेंगे, पहले हम इसको पूरा कर लें।
यहां वाणिज्यिक कृषि की यदि हम बात करते हैं, वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यवसाय। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जो वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्य होता है व्यापार, कमर्शियल। कुछ खेती इस प्रकार से की जाती थी जो केवल हम स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करती है, और कुछ खेती ऐसी होती जिसको उन फसलों को हम बेच देते हैं और उस बेचने के बाद हमें उसके बदले में जो मिलता है उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ऐसी खेती, ऐसी फसल जिसको हम बेचने के लिए प्रयोग करते हैं, वो वाणिज्यिक खेती आती है। इसका असर बाहरी कारकों के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था, जैसे जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम। शहद को निकालते तो उसके साथ जो जिसमें शहद रखा रहता है, छत्ता जो होता है, वो मोम का बना होता है। इसको मधुमक्खियां अपने मोम के रूप में बना लेती, तो मधुमोम जिसको कहते हैं। तो शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो अत्यंत ज्वलनशील होता है, मुलायम भी होता है, गर्म करने पर ये मुलायम हो जाता है और ज्वलनशील होता है, और इसकी विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, चूड़ियां इत्यादि चीज़ें बना ली जाती थी। जी, पांडवों ने, महाभारत काल में पांडवों ने उसी लाख या लाख से लाक्षागृह बनाया था। लाख की वस्तु की मांग थी। लाख जैसे कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्री पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। लाख जैसी वस्तु तो 17वीं शताब्दी में भारत का समुद्र पार जो निर्यात होता था उसकी महत्वपूर्ण वस्तु थी। भारत से ज़्यादा मात्रा में लाख समुद्र पार जाया करती थी और वहाँ जा कर के लोगों की एक बहुत बड़ी मात्रा में मांग हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ से ज़्यादा लाख का निर्यात 17वीं शताब्दी में होता था। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे, यानी जंगली जातियों के द्वारा हाथी पकड़े जाते थे और बेचे जाते थे, जो कि सेना की जरूरतों को पूरा करते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। वस्तुओं की अदला बदली को हम वस्तु विनिमय कह सकते हैं। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय कहलाती। तो वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। वे पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। ये जमीनी व्यापार करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। अब तो सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आ गए। कबीलों के भी सरदार होते थे। चूंकि जंगलों में जो कबीले निवास करते थे उनके सरदार हुआ करते थे। कबीलों का एक मुखिया होता था, उसको सरदार कह के संबोधित किया जाता था। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, और धीरे धीरे जो कबीले होते थे, कबीलों का जो मुखिया होता था उसको सरदार कह के संबोधित किया जाता था, और वो धीरे धीरे क्या बन गए, कबीलों के सरदार थे, अब वो जमींदार बन गए। जमींदार वह व्यक्ति होता है जिसके पास जमीन तो होती है लेकिन कृषि वो स्वयं नहीं करता, खेती नहीं करता है। जमीन तो होती है लेकिन वो खेती नहीं करता है। वो खेती करने के लिए जमीन और लोगों को उपलब्ध कराता है, वो बैठ करके अपना उसी लगान से अपना जीवन यापन करता है। तो कबीलों के जो मुखिया थे जिन्हें सरदार कहा जाता है, धीरे धीरे वो जाकर के जमींदार के रूप में परिवर्तित हो गए, और कुछ राजा भी हो गए। कबीलों के कुछ लोग तो मुखिया जो थे, सरदार थे, जमींदार बन गए, और कुछ जाकर के राजा भी बन गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत थी। अब चूंकि वो जमींदार बन गए या राजा बन गए तो उन्हें सेना की भी जरूरत थी। जब सेना की जरूरत थी तब क्या होता है, उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया। सब सेना में कौन व्यक्ति होंगे, विश्वास पात्र लोग। और विश्वास पात्र लोग कौन होते हैं, अपने परिवार या खानदान के लोग होते हैं। तो उन्होंने सेना में सबसे पहले अपने परिवार या खानदान के लोगों को भर्ती किया, या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की, या फिर अपने भाई बंधुओं से मांग की कि आप हमारी सेना में आकर के सैन्य सेवा करें। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। सिंध इलाके जो कबीलों की सेना थी, कबीलाई सेना का मतलब है कबीलों की, जो जंगली जातियों की जो सेना थी, उसमें करीब 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सैनिक हुआ करते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। असम में
अहोम राजा हुआ करते थे, जो कि भारत का पूर्वी इलाका है असम, वहाँ अहोम राजा हुआ करते थे और इनके अपने पायक होते थे। पायक का मतलब अपनी सेना होती थी, अपना समूह होता था। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। और ये जो सेना के यानी असम के अहोम राजाओं के जो पायक थे, इनको क्या करना था, जमीन के बदले में सेना की सेवा देनी पड़ती थी। हम आपको जमीन देंगे, आप हमारी सेना में भर्ती हो जाओ। जमीन के बदले में सैनिक सेवा उनको देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर दिया था। अहोम राजा जो हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जंगली हाथी पकड़ने का अधिकार केवल हम लोगों को है और किसी को नहीं। यानी इनकी मोनोपोली स्टार्ट हो गई थी। वहाँ से मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, अकेले हम ही जंगली हाथी पकड़ेंगे और कोई जंगली हाथी नहीं पकड़ेगा, ऐसा अहोम राजाओं ने घोषणा कर दी थी। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। हम ये कहें कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में कबीले बने, कबीलों का सरदार बना, फिर जमींदार बने, फिर राजा बने, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कबीलाई सरदारों के राजा बनने के क्रम पहले भी शुरू हो गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। यानी जब आइन एक बारी हमने पढ़ी अबुल फजल की, तो उससे पता चलता है कि कबीलाई भी राज्य थे। उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। हम अध्याय 6 में देख सकते हैं कि लोगों ने किस प्रकार इस्लाम को अपनाया था। सूफी संतों की एक बहुत बड़ी इसमें भूमिका थी। अब अगला हमारा इसका भाग स्टार्ट होगा 5वां, जमींदार। इससे पहले कि 5वां भाग प्रारंभ हो, इससे पहले एक स्रोत 4 हमारे पास है और है। तो ये स्रोत 4 क्या कहता है? पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595, यानी पहाड़ी कबीलों और मैदानी क्षेत्र के लोगों के बीच व्यापार कैसे होता था, ये 1595 का स्रोत है। अवध सूबे, अवध जो कि आजकल लखनऊ के पास आता है उत्तर प्रदेश में, तो इसको अवध सूबा कहा जाता था। कि मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने आईन अकबरी में कुछ इस प्रकार लिखा है। क्योंकि अवध का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास का इलाका होता है और उस इलाके के लोगों का मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाकों के बीच किस प्रकार लेन देन होता था, व्यापार होता था। अबुल फजल ने लिखा है, उत्तर के पहाड़ों में से इंसानों मोटे मोटे घोड़ों, इंसानों पर और मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर, इंसानों की पीठ पर, मोटे मोटे घोड़ों की पीठ पर और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं। यानी किन किन की पीठ पर? मोटे मोटे लोगों की पीठ पर, घोड़ों की पीठ पर और बकरों की पीठ पर बेशुमार सामान लाद कर ले जाए जाते हैं। जैसे कि सोना, क्या क्या ले जाते थे? सोना, तांबा, सीसा, सीसा एक धातु होती है, इसको लेड बोलते हैं। इसका बैटरी में प्रयोग होता है, जो सेल बनाया जाता है उसमें। सीसा, कस्तूरी, कस्तूरी जो कि मृग की नाभि में होती है, एक सुगंधित पदार्थ होता है। और सुरागाय, सुरागाय याक को कहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कि पूंछ, सुरागाय की केवल पूंछ ले जाते थे, वो काम आती थी। शहद, शहद भी ले जाते थे। चुक, चुक एक प्रकार के संतरे या नींबू के रस के मिश्रण से बनने वाले पदार्थ को चुक कहा जाता था। चुक बनाए जाते थे। इसके साथ साथ अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ, मजीठ से लाल रंग बनता था, की जड़ें, सुहागा,
इसके बाद सुहागा, जदवार, एक हल्दी जैसी जड़। हल्दी क्या होती है? एक पौधे की जड़ होती है। जैसे अदरक होता है ऐसे हल्दी होती है, ज़मीन के नीचे एक किसी पौधे की जड़ होती है। तो जदवार एक हल्दी जैसी जड़ थी। मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान। चील, चील जो कि बाज की तरह होता है, पक्षी, एक पक्षी होता है। बाज, काले बाज, बाजों में भी क्वालिटी होती है, काले बाज। मर्लिन, बाज पक्षी की एक और प्रजाति होती है, इसको मर्लिन कहते हैं। और अन्य वस्तुएं इसके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े। कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे। नमक, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते थे। मतलब पहाड़ से जो लोग आते थे, जंगलों से जो लोग आते थे, वो इतनी चीज़ें बेचते थे। कौन कौन सी हमने आपको बताया इसमें? सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सुरागाय, शहद, चुक, चुक के अलावा अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ की जड़ें, सुहागा, जदावर, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी सामान, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मर्लिन और अन्य वस्तुएं वो लेकर आते थे। कौन लोग? कबीले के लोग, जंगलों के लोग ये लेकर आते थे। और बदले में क्या ले जाते थे? नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते थे। अबुल फजल ने लिखा है, अर्थात इनके जंगली कबीलों के और मैदानी इलाकों के लोगों के बीच में व्यापार होता था। अब हमारा अगला टॉपिक है इसका जमींदार। समकालीन विश्व राजनीति, अध्याय 6, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसका आज का विषय है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। चूँकि पर्यावरण एक वैश्विक मसला बन गया है, हमने पिछले सुरक्षा वाले लेसन में भी देखा था। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। ये अकेले किसी एक देश का मसला नहीं है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अपारंपरिक या अपरंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत ये आता है, यानी इसमें सभी देश सम्मिलित होते हैं। तो भारत अपना क्या पक्ष रखता है पर्यावरण के मसले पर? भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, यानी भारत ने क्या किया था? भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। और इस क्योटो प्रोटोकॉल का क्या मतलब था? चूंकि क्योटो जापान का एक शहर था, यहाँ एक सम्मेलन आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन के बाद। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और उस सम्मेलन के 5 वर्ष बाद यानी 1997 में जापान के शहर क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था पर्यावरण के लिए। और इसमें जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो थे क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये कहा गया था विश्व के देशों से कि वो सब साथ मिलकर के उद्योगों से उत्सर्जित होने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करें। ग्लोबल वार्मिंग किससे बढ़ती है? जहरीली गैसें जब वायुमंडल में मिल जाती है, इससे वैश्विक ताप में वृद्धि होती है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में विश्व के उन तमाम देशों से यही कहा गया था, ये निर्देश जारी किए गए थे कि उनके यहाँ के जो औद्योगिक केंद्र हैं, उद्योगों से उत्सर्जित होने वाली विषैली गैसें, इनके उत्सर्जन को कम किया जाए, ये कहा गया था। चूँकि विश्व 2 खेमों में बटा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में वो तमाम देश थे जो विकसित हो चुके थे, इन्होंने विकास कर लिया था, यहाँ उद्योगों का एक अपनी श्रृंखला थी, अधिकता थी। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में वो विकासशील देश थे जो या तो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे या फिर अभी विकास के पथ पर आगे बढ़े ही थे। निश्चित रूप से यहाँ उद्योगों की संख्या
विकसित देशों की तुलना में कम रही होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों का ये आरोप रहा है उत्तरी गोलार्ध के देशों पर कि विश्व में जो भी ताप वृद्धि हुई है, ओजोन की परत का छिद्र में, ओजोन की परत में छिद्र हुआ है या परत कमजोर हुई है, इन सब के लिए देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध वाले देश ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण हुआ है, वहाँ भारी मात्रा में जहरीली गैसें उद्योगों से उत्सर्जित होती हैं। तो भारत क्या कहना चाहता है पर्यावरण के मसले पर? भारत का पक्ष आज हम देखें। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए। यानी भारत ने कब किए? 97 में बना था और जाकर के 2002 में, यानी 5 वर्ष बाद भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन भी किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल में भारत को और चीन को और अन्य विकासशील देशों को छूट दी गई है क्योटो प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत, चीन या अन्य विकासशील जो देश थे, उन देशों से इतनी ज़्यादा जहरीली गैसें, उनके उद्योगों से इतनी ज़्यादा जहरीली गैसें उत्सर्जित नहीं होती थी जिसका पर्यावरण पर बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला था। इसलिए इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल में छूट दी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में उन्हीं देशों से कहा गया था जिन देशों से भारी मात्रा में औद्योगिक केंद्रों से जहरीली गैसों का रिसाव होता था, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। भारत का और चीन का इसमें खास योगदान नहीं था। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता। मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हम, यानी भारत और चीन नहीं कर रहे थे, जिससे कि मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का इनको जिम्मेदार ठहराया जा सके। बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि, क्योटो प्रोटोकॉल के जो आलोचक हैं उन्होंने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। मतलब ऐसा विश्वास दिलाया जा रहा है कि भारत और चीन भी अति शीघ्र उन देशों की पंक्ति में आ जाएंगे जो बहुत भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा जाता है कि भारत और चीन भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ औद्योगिकरण बड़ी तीव्रता से या तीव्र गति से हो रहा है, इसीलिए ये देश भी कुछ दिनों बाद उन देशों की पंक्ति में आ जाएंगे जो भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं या रिसाव करते हैं। – 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई, G8। अभी G20 हुआ है भारत में, ग्रुप 20 के देश थे और ग्रुप 8 ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन होता है, ग्रुप 8। तो जून 2008 में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र की है। भारत ने यह कहा था जून 2005 में, जो दक्षिण एशियाई देशों की बैठक हुई थी, इसमें भारत ने सभी देशों का ध्यान दिलाया था कि भारत या एशिया के अन्य देशों में ग्रीन हाउस गैसों का इतना रिसाव नहीं होता है जितना कि विकसित देशों में होता है। विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र की है, यानी हम लोगों की तो नाम मात्र की है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है। भारत ने यह भी कहा कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, इसमें उत्सर्जन दर को कम करने की जिम्मेवारी किसकी है? विकसित देशों की है, क्योंकि वहीं ज़्यादा इनका उत्सर्जन होता है। हमारे यहाँ तो नाम मात्र का उत्सर्जन होता है, इसका पर्यावरण पर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC
हम आपको पूर्व में पढ़ा चुके हैं इसको, UNFCCC, ट्रिपल सी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर भारत ने भारत के अनुरूप यानी इसी के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। भारत क्या कहता है, UNFCCC यानी ट्रिपल सी जो कहता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कहता है, क्लाइमेट कहते हैं जलवायु को, परिवर्तन, जलवायु को, तो जलवायु परिवर्तन के बारे में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नवाचार भी कहते हैं हिंदी में। तो इसके अनुरूप जो एक चाहता है, UNFCCC जो चाहता है, उसके अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा उत्तरदायित्व निभाए हैं, अन्य लोग उत्तरदायित्व निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इस बात पर भी भारत प्रकाश डालता है। चूंकि हमारा शीर्षक है आज का पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, यानी भारत क्या कहता है पर्यावरण के मसले पर, हमें इस शीर्षक के अंतर्गत यही पढ़ना है ज़्यादातर। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। यानी भारत ये कहना चाहता है कि आप जो विकसित देश हैं उनकी प्राथमिकता तो इस बात की हो सकती है कि वो जाकर के ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव को कम करें, लेकिन भारत की इस समय जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, अपरिहार्य और प्राथमिक आवश्यकता है, आवश्यक और पहली आवश्यकता हमारी है, वो क्या है, आर्थिक तथा सामाजिक विकास की। हमें पहले अपना आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। अरे हम इस काबिल तो बन जाएं कि हम ग्रीन हाउस गैसों का रिसाव करने लगें, उत्सर्जन करने लगें, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ना के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। हमारे यहाँ औद्योगिकरण इतना अधिक नहीं हुआ जितना कि विकसित देशों में हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार यानी UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। इस नियमाचार की जो मूल भावना है उसके विरुद्ध है, भारत इस पर सहमत नहीं है। भारत इस तरह की बाध्यता आयत करना अनुचित भी है। भारत कहता है ऐसी बाध्यता लगाना भी अनुचित है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम है। यानी विश्व में सन 2000 में विश्व के जो पूरे विश्व में जो उत्पादन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है किसका, ग्रीन हाउस गैसों का, तो ये कार्बन जो गैसें हैं इनका उत्सर्जन हो रहा है। तो इसमें कुल उत्पादन इसका हो रहा है कितना, 3.8 टन, लेकिन भारत का तो इससे आधे से भी कम है। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्र बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो पाएगा। यानी 2030 के परिप्रेक्ष्य में विजन 2030 इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत का कुल कार्बन गैसों का उत्पादन 1.6 टन ही होगा, जो कि 2000 में पूरे विश्व का 3.8 टन था। यह भी बढ़कर 2030 तक और अधिक हो जाएगा, लेकिन भारत केवल 1.6 टन ही उत्पादन करेगा। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल
पॉलिसी NAFP के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के द्वारा वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन देने का निर्णय लिया है। आज हमारे देश में वाहनों को कैसा ईंधन दिया जाता है? वाहनों के इंजन को स्वच्छ ईंधन दिया जाता है, जिससे उनसे धुआं ना निकले। यदि हम किसी वाहन में गंदा ईंधन डालेंगे, और गंदा ईंधन का मतलब है उसको अशुद्ध डालेंगे तो उससे ज़्यादा धुआं निकलेगा, और हम स्वच्छ डालेंगे तो उससे धुआं कम निकलेगा। तो भारत ने ऐसे इंजन बनाए हैं अपने यहाँ के वाहनों के लिए। इसी पॉलिसी के तहत भारत ने अभी 2 या 3 साल पहले ही BS इंजन करके लागू किए हैं सभी गाड़ियों में, चाहे वो 2 व्हीलर हों, 4 व्हीलर हों। इनके लिए जो भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए ऐसे ही इंजन दिए जा रहे हैं जिससे कि धुआं कम उत्सर्जित हो। तो भारत की अपनी पॉलिसी है, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल कदमी की गई है। यानी 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया है। यानी ऊर्जा को बचाना है, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, गैसीय ऊर्जा हो या अन्य ऊर्जाएं हो, सब ऊर्जाओं का हमें संरक्षण करना है। इसके लिए भारत ने 2001 में एक बिल पास किया है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इसको नोट कर लेना, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इसमें ऊर्जा के ज़्यादा कारगर इस्तेमाल की पहल कदमी की गई। यानी ऊर्जा का उपयोग केवल कारगर तरीकों के लिए ही करना है, व्यर्थ में ऊर्जा को हमें नष्ट नहीं करना। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय, यानी उसको हम फिर से पुनर्साइकिल यानी उसका रिसाइकिल करके उसको फिर से नवीन कर सकें। ये ऊर्जा के लिए हमने बिजली के लिए अधिनियम बनाया है 2003 में। तो 2003 के बिजली अधिनियम ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। भारत अब क्या कर रहा है? स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा रहा है। प्राकृतिक गैसों के लिए भी भारत ने स्वच्छ गैसों का आयात और स्वच्छ कोयले के इस्तेमाल पर बल दिया है। चूँकि स्वच्छ गैसों और स्वच्छ कोयले का इस्तेमाल होगा तो भी धुआं कम उत्सर्जित होगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। भारत ने एक प्रकार का बायोडीजल भी बनाया है। बायोडीजल एक प्रकार का ऐसा डीजल होता है जो जैविक पदार्थों के यानी कि बायोलॉजिकल जो भी हमारे अवशिष्ट होते हैं उनसे बनाया जाता है। इससे प्रदूषण कम होता है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। यानी 2 अक्टूबर 2002 को पेरिस जलवायु समझौता अक्टूबर 2016 होगा। इसमें पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। इसमें पुनर्नवीकृत होने वाले ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक भारत में चल रहा है। यानी ऊर्जा के जो भी संसाधन हैं इनको पुनर्नवीनीकृत किया जा सके, इसके लिए भारत में एक कार्यक्रम चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो
के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह है था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाले प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी FCCC की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण यानी सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाएं, ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ बजनी हो सके। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक।